जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 180 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, फॉर एन एनिस्ट्रोपिक सॉइल द परमिबिलिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर के एक्स एंड के वाई रेस्पेक्टिवली इन ए टू डायमेंशनल फॉर ए सॉइल इज ए गिवन बाय। अब आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एनिस्ट्रोपिक सॉइल है और एनिस्ट्रोपिक सॉइल की हमारी परमिबिलिटी एक्स और वाई डायरेक्शन में है, जिसको वैल्यू है हमारी के एक्स एंड के वाई है। तो बताइए हमारी इक्विवेलेंट परमिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमको समझना है एनिस्ट्रोपिक सॉइल क्या होता है। तो एनिस्ट्रोपिक सॉइल आर दो सॉइल विच डज नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज चेंज। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करेंगे तो सॉइल की हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, उसे हम लोग बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक सॉइल। अब एनिस्ट्रोपिक सॉइल में हमारा 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब 2 डायमेंशनल में हमारा इक्विवेलेंट परमिबिलिटी होती है के एक्स इंटू के वाई का पावर 1/2 और 3 डायमेंशनल में हमारी के इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टीज हो जाएगी के एक्स इंटू के वाई इंटू के जेड का पावर 1/3। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही पूछा गया है और के एक्स एंड के वाई ही है, तो 2 डायमेंशनल के लिए पूछा गया है। तो 2 डायमेंशनल के हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, के ए क्यू इक्वल टू के एक्स इंटू के वाई का पावर 1/2। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ के एक्स प्लस के वाई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी के एक्स डिवाइडेड बाय के वाई, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी के एक्स प्लस के वाई का पावर 1/2। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में और आपको चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपको के एक्स इंटू के जेड दे देगा, ठीक है। तो के एक्स इंटू के जेड मतलब परमिबिलिटी कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे दे रहा है, एक्स एंड जेड डायरेक्शन में दे रहा है, मतलब यहाँ वाई के जगह में जेड दे देगा। लेकिन ऑप्शन में लिखा रहेगा के एक्स इंटू के वाई, तो आपको ऑप्शन चेक करना है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको एक्स एंड जेड डायरेक्शन, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा के एक्स इंटू के जेड का पावर 1/2। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो हमारा डायरेक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से ही हमको टिक मारना है। इस क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई दिया है, तो हमको ढूंढना है ये एक्स है और वाई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 172, फॉर ए सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द वाइट रेशियो ऑफ लूजेस्ट स्टेट टू डेंसर स्टेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक सैंड पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स की वाइट रेशियो लूजेस्ट टू डेंसर स्टेट का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन ए 2.6, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 4.6 एंड ऑप्शन डी 3.0। तो हमको पता होना चाहिए कि वाइट रेशियो ऑफ सैंड इन लूजेस्ट स्टेट के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं 0.91 एंड वाइट रेशियो ऑफ सैंड इन डेंसर स्टेट के लिए हम वैल्यू लेते हैं 0.35। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लूजेस्ट टू डेंसेस्ट स्टेट, मतलब एल को मान लेते हैं लूजेस्ट, डी को मान लेते हैं डेंसेस्ट। तो लूजेस्ट के लिए हमारी वैल्यू कितनी होगी 0.91, तो 0.91 डिवाइडेड बाय 0.35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.6। तो दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन को आपको घुमाएगा या तो डायरेक्ट भी दे सकता है। डायरेक्ट कैसे पूछेंगे कि वाइट रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट ऑफ सैंड इज, तो आपको वैल्यू याद रखना है 0.91। डेंसर स्टेट के लिए कितना, तो 0.35। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है लूजेस्ट टू डेंसर स्टेट, लेकिन कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा डेंसेस्ट टू लूजेस्ट स्टेट। अगर डेंसेस्ट टू लूजेस्ट स्टेट पूछा गया है तो हमारे 0.35 डिवाइडेड बाय 0.91। तो इस ढंग से आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 173, डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंडी सिल्ट एंड क्ले सिग्निफाइज दैट। ऑप्शन ए soil contains unequal proportion of 3 constitution in order of sand, silt and clay. Option C, B, soil contains equal proportion of sand, silt and clay. Option C, soil contains unequal proportion of sand, silt and clay. Option D, soil contains unequal proportion of 3 constitution in order of clay, silt and sand. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया एक सॉइल मास है जिसमें हमारा सैंड भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है। तो आप बताइए इसमें हमारा तीनों का प्रोपोर्शन क्या रहेगा। तो आपको मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। जो सबसे दूर रहेगा, मतलब जो सबसे दूर मतलब क्या, जो सबसे लास्ट में रहेगा। तो सबसे लास्ट में क्या है,
क्ले है, जो सबसे लास्ट में रहेगा उसकी प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे पहले रहेगा उसकी प्रोपोर्शन हमारी सबसे कम होगी। तो ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा दिया। कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, जैसे आपको लिखा रहता सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल, तो ग्रेवल की परसेंटेज सबसे दूर थी तो उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इन तीनों का हमारा प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन हमारी डिफरेंट ही रहेगी, सिमिलर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढना है अनइक्वल प्रोपोर्शन। तो अनइक्वल प्रोपोर्शन कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है अनइक्वल प्रोपोर्शन, लेकिन यहाँ पे देखिए सैंड इज ग्रेटर देन सिल्ट, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है सॉइल कंटेंट्स इक्वल, इक्वल तो होगा ही नहीं क्योंकि अनइक्वल प्रोपोर्शन है, तो बी हमारा तो नहीं होगा। ऑप्शन सी सॉइल कंटेंट्स अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इन चारों ऑप्शन में से ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ऑप्शन डी देखिए सॉइल कंटेंट्स अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 3 कंस्टिट्यूशन, ये तो हमको पता ही है अनइक्वल रहेगा, लेकिन ऑर्डर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमको पता था कि क्ले में सबसे ज्यादा परसेंटेज रहेगा, तो क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, जो दूर रहेगा उसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, जो सबसे पहले रहेगा उसकी प्रोपोर्शन कम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 174, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग अल्टीमेट bearing capacity of strip footing. ऑप्शन ए because the bearing capacity factor Ny decreases. ऑप्शन बी because the bearing capacity factor Nc increases at the depth increases. ऑप्शन सी the term in the bearing capacity equation Q increases with depth. And option D, the because of the angle of internal friction decreases as the depth of the foundation increases. अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बढ़ाएंगे तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी क्या बढ़ेगी। तो किस फुटिंग के लिए दिया गया है, स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया गया है। तो जनरल इक्वेशन हमने देखा है स्ट्रिप फुटिंग के बहुत बार, तो क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू, यही हमारा इक्वेशन होता है। इस क्वेश्चन में आपको प्योरली कोहेसिव सॉइल और सैचुरेटेड क्ले की बात कर रहा है, तो हमको पता है एन सी की वैल्यू हम लोग लेते हैं 5.7, एन क्यू की वैल्यू लेते हैं हम लोग 1, एन वाई की वैल्यू लेते हैं 0। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.7 सी प्लस गामा डी एफ, यही आ जाएगा। अब गामा डी एफ को ही हम लोग बोलते हैं सरचार्ज, सरचार्ज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 5.7 सी प्लस क्यू, ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कोहेजन भी बढ़ेगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सरचार्ज भी बढ़ेगी। सरचार्ज मतलब क्या, गामा डी एफ, क्यू के जगह हम लोग लिख सकते हैं गामा डी एफ। अब गामा मतलब यूनिट वेट भी बढ़ेगी और डेप्थ फाउंडेशन भी बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, बिकॉज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन वाई डिक्रीजेज, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिकॉज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी इंक्रीजेज एज डेप्थ इंक्रीजेज। अब एन सी हमारा यहाँ नहीं है, सी दिया गया है, सी मतलब कोहेजन के साथ बढ़ेगा, एन सी के साथ नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन सी द टर्म इन द बियरिंग कैपेसिटी क्यू एंड क्यू इंक्रीजेज विद डेप्थ, हमने देखा है यहाँ पे क्यू एंड क्यू, एन क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू के साथ हमारी बढ़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज विथ यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175, a soil having particles of nearly same size is known as, option A well graded, option B uniformly graded, option C poorly graded and option D gap graded। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अगर सॉइल की पार्टिकल्स हैविंग सेम साइज की होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं वेल ग्रेडेड, मतलब हमारे पास डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज कॉल्ड वेल ग्रेडेड। अगर आपके पास 2 mm है, 4 mm है, 6 mm है, ये सब कैसा पार्टिकल्स है, मतलब डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड। दूसरा हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अगर आपके पास सेम साइज की पार्टिकल साइज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 2 mm का हर जगह आपके पास क्या है 2 mm का ही पार्टिकल साइज है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इज सिमिलर टू पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड मतलब भी होता है सेम पार्टिकल साइज, मतलब 2 mm 2 mm 2 mm, तो ये दोनों हमारा सेम ही है। ऑप्शन डी दिया हुआ है गैप ग्रेड, गैप ग्रेड मतलब क्या होता है इंटरमीडिएट साइजेस ऑफ पार्टिकल आर मिसिंग। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके पास 2 mm है, 4 mm है,
6 mm है, फिर डायरेक्ट आपके पास 20 mm है, तो मतलब इस बीच में हमारा क्या हुआ, गैप हो गया, मतलब इंटरमीडिएट साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, मिसिंग हो गई, उसे हम लोग बोलते हैं गैप ग्रेडेड। पर लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा है नियरली सेम साइज, अगर सेम साइज किस में रहेगा, तो सेम साइज को ही हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली और पुअरली, लेकिन हमको पहली प्रायोरिटी किसको देना है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। सी भी हमारा राइट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को देना है। क्वेश्चन नंबर 176, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड्स डिपेंड्स ऑन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जीरो एयर वॉइड्स किस पे डिपेंड होता है, तो जीरो एयर वॉइड्स मतलब क्या, हमारे वॉइड्स में हमारा जीरो एयर है, अगर जीरो एयर है तो मतलब ये दैट इज फुल्ली सैचुरेटेड है। तो हमने एक इक्वेशन देखा था कॉम्पैक्शन टेस्ट से निकलता है, तो उसमें हम लोग निकालते थे ड्राई डेंसिटी, मतलब गामा डी इक्वल टू हम लोग लिखते थे जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी बाय एस। ये हम लोग देखते थे, ये इक्वेशन हम लोग कॉम्पैक्शन टेस्ट से लेते थे, ठीक है, निकाले थे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए गामा डी किसके किस पे डिपेंड है, तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड है, दूसरा किस पे डिपेंड है, यूनिट वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड है, तीसरा किस पे डिपेंड है, वाटर कंटेंट पे डिपेंड है, चौथा किस पे डिपेंड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड है, पांचवा किस पे डिपेंड है, हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी पे यस जी है यहाँ पे, फिर दूसरा वाटर कंटेंट यहाँ पे डब्ल्यू भी है, तो वाटर कंटेंट भी सही होगा, तीसरा यूनिट वेट भी है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी है, मतलब गामा डब्ल्यू भी है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, द सॉइल मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द लिक्विफैक्शन आर, ऑप्शन ए सैचुरेटेड डेंस सैंड, ऑप्शन बी सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, ऑप्शन सी सैचुरेटेड क्ले ऑफ यूनिफॉर्म साइज, ऑप्शन डी सैचुरेटेड ग्रेवल्स एंड कोवल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विफैक्शन में हमारा कौन सा सॉइल ज्यादा सस्पेक्टेबल है, तो लिक्विफैक्शन में हमारा कौन सा सॉइल सबसे सस्पेक्टेबल है, मतलब सैचुरेटेड एंड पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। सबसे पहले कौन सा है, सैचुरेटेड एंड पार्सली सैचुरेटेड सॉइल आर मोर सस्पेक्टेबल, मतलब ये जो सॉइल रहेगा मोर सस्पेक्टेबल फॉर लिक्विफैक्शन। अब सैचुरेटेड और पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में कौन सा सॉइल आएंगे, एक तो हमारे आएंगे फाइन एंड मीडियम सैंड आएंगे, यही हमारी पार्टिकल साइज आती है पार्टिकल पार्सली सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉइल में, फाइन एंड मीडियम सैंड जिसकी हमारी सेम साइज रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज रहेगी, ठीक है, तो उसमें ही हमारा लिक्विफैक्शन अकर होता है। अब ये लिक्विफैक्शन अकर होता कैसे है वो हम जान लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, यदि सॉइल अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगती है, लूज कैसे करेगी, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आएगा तो हमारा शॉक लगेगा, मतलब क्या होगा, वाइब्रेट होगा, तो मिट्टी अपनी स्ट्रेंथ क्या करेगी, लूज करने लगेगी। अब जो मिट्टी हमारी सॉलिड पार्टिकल्स है वो कैसा बिहेव करने लगेगी, लिक्विड जैसा बिहेव करने लगेगी, मतलब उसके साथ फ्लो होने लगेगी। दैट इज नोन एज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन इज ऑलवेज अकर्ड इन सैचुरेटेड एंड पार्सली सैचुरेटेड सॉइल ऑफ फाइन एंड मीडियम सैंड, जिसकी पार्टिकल साइज हमेशा सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, वही हमारा सॉइल सस्पेक्टेबल टू लिक्विफैक्शन। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया सैचुरेटेड डेंस एंड, डेंस एंड नहीं होगा यहाँ पे, ए इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, द वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर कोहेजन फॉर पाइल्स एज पर मेयरहोफ इज टेकन एज, ऑप्शन ए 6.2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5.14 एंड ऑप्शन डी 5.17। अब ने जो हमारा मेयरहोफ ने जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाला था उसमें एनसी की वैल्यू उन्होंने 5.14 लिया था, किसके लिए लिया था, फॉर सैलो फुटिंग एंड स्ट्रिप फुटिंग के लिए, सैलो फाउंडेशन के लिए एंड स्ट्रिप फुटिंग के लिए उन्होंने वैल्यू लिया था 5.14 एनसी की वैल्यू, एंड पाइल एंड डी फाउंडेशन के लिए हमारी वैल्यू लिया गया था 9 लिया गया था। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया पाइल्स के बारे में, मतलब पाइल्स किस में आएंगे, तो डी फाउंडेशन में आएंगे, तो डी फाउंडेशन में हमारी वैल्यू एनसी के लिए मेयरहोफ ने कितना लिया था, तो 9 लिया था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 6.2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 9 इज ऑलवेज राइट, मतलब 9 दिया गया है, मतलब पाइल्स फाउंडेशन के लिए उन्होंने 9 लिया था, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, उन्हें 5.14 उन्हें डायरेक्ट टिक मार देते हैं, तो 5.14 डायरेक्ट टिक नहीं मारना है,
कब मारना है 5.14? जब आपको स्ट्रिप फुटिंग एंड सैलो फाउंडेशन दिया रहेगा तभी हम लोग एनसी की वैल्यू 5.14 लेंगे। अगर पाइल्स लिखा हो, पाइल्स की जगह में लिख देगा डीप फाउंडेशन, तो पाइल्स किस में आएगा? डीप फाउंडेशन में ही आएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है, सब में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बस थोड़ा आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 179, द स्लोप ऑफ द ई लॉग पी कर्व फॉर ए सॉइल मास इज गिवन बाय ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑप्शन सी कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन डी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको पूछा ई लॉग पी। ई लॉग पी कर्व मतलब क्या? ई मतलब यहाँ पे वॉइड रेशियो है और पी हमारा यहाँ पे क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस है। ये दोनों कर्व हमारे कौन से इक्वेशन में आते हैं? जैसे हम लोगों ने जानते हैं कि ई लॉग पी कर्व हमारा बनता है कंप्रेशन इंडेक्स में। तो ई लॉग पी कर्व इज इंडिकेटेड बाय कंप्रेशन इंडेक्स में, ठीक है। और कंप्रेशन इंडेक्स का हमारा मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है? तो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग टू द पावर चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये भी हमारा मैथमेटिकल टर्म में रहता है, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस इक्वेशन से। तो ई एंड लॉग पी कर्व किसका बनेगा? तो कंप्रेशन इंडेक्स का बनेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी कंप्रेशन इंडेक्स, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180, if the R frequency ratio, D damping ratio, then magnification factor in a damped vibration is equal to। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है कि अगर R हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो है, D हमारा डैम्पिंग रेशियो है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए कितना होगा? तो मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन याद रखिएगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होगा? तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे आपको याद रखना है? देखिए यहाँ पे बीच में हमेशा साइन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं रहेगा। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।